सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, मट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, आंखें तलाश करती हैं इंसान कभी कभी। मुफाद परस्ती ये वो बीमारी है जो इंसान को खुद गरज और मुआशरे को खोखला कर देती है और बदकिस्मती से ये मुफाद परस्ती हमें जा बजा दिखाई देती है। मुफाद परस्त इंसान सिवाय अपने और किसी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है कि उसको फ़ायदा किस चीज़ में है। वो हर उस नज़रिए को कबूल कर लेता है, हर उस नज़रिए को जिसमें उसका मुफाद हो। वो हर उस जुल्म पर आंखें भी बंद कर लेता है जिससे उसको इनफरादी तौर पे कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंच सकता हो, चाहे वो नुकसान सियासी हो या मुआशी। मुफाद परस्त शख्स ये भी नहीं देखता कि जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो पूरे मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, यानी आप कह सकते हैं कि वो इंसानियत पर धब्बा है। लेकिन क्योंकि वो अपना फ़ायदा है, अपना फ़ायदा देखने वाला है, इसलिए वो ज़्यादती और जुल्म भी हलाल और जायज़ ही समझेगा। मुफाद परस्ती चाहे किसी रिश्ते में हो, कारोबार में हो या किसी भी पेशे में हो, हर चीज़ को सिर्फ बर्बाद करती है, बर्बाद। मुफाद परस्त इंसान चाहे कोई भी हो, ना आपका हो सकता है ना मेरा हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं। मुफाद परस्त शख्स सिर्फ अपना होता है। मैं आपको एक ऐसी मुफाद परस्त शख्सियत का क्लिप दिखाऊंगी जिनके मुंह पर उस वक्त ताला था जब लाहौर में दिन दिहाड़े लोगों को मारा जा रहा था, लेकिन आज वो शख्स इंसानियत के अलमबरदार बने हुए हैं। आज वो इंसानियत का पैकर और मजलूमियत की बाकायदा तस्वीर बने खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुफाद है। देखिए ज़रा। 11 अगस्त को नेब की अदालत के बाहर हमारे ऊपर एक हमला हुआ और नहते लोगों पे हमला हुआ। उसमें पुलिस के एहलकार थे, कोई यूनिफॉर्म में थे, कोई बगैर यूनिफॉर्म के थे। पथराव भी हुआ, बम प्रूफ गाड़ी के शीशे टूट गए और उस पे मैंने एक FIR दी कि मैंने कहा ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो का एक्शन रिप्ले होने लगा था और बड़े तरीके के साथ पहले गाड़ी को तनहा किया गया, पथराव किया गया, लोगों को दूर किया गया और फूल पत्तियां बरसाने वाले लोगों को मारा गया। उसमें नेशनल असम्बली के मेंबरान भी थे, उसमें हमारे अपर हाउस सेनेट के लोग भी थे, उसमें पंजाब असम्बली के लोग भी थे और जिस तरह उनको मारा गया और इस शहर लाहौर के मेयर कर्नल मुबशर को आज भी फ्रैक्चर हुआ, घर पड़े हुए हैं। ये सफ्तर अवान साहब जो कर रहे हैं ना, इसे नौकरी कहते हैं, ये इनकी नौकरी है। इसलिए ये मजबूर हैं और नैब की अदालत में ये अपनी अहलिया के साथ याद करें गए फूल के नाम पर थे लेकिन पत्थर भर कर, और उनके लोगों ने पथराव किया। जवाबन पुलिस ने वो किया जो पुलिस को करना चाहिए था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गिरफ्तारियां भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए। और आप यकीन जाने मुझे नून लीग के उस आम वोटर से बहुत हमदर्दी है जो बेसिकली मासूम है, जो इनके लिए मारे खाता है, गिरफ्तारियां देता है, बारिश में धूप में आवाज़ें लगाने आ जाएगा, नारे लगाने आ जाएगा, उनको सपोर्ट करने आ जाएगा और बदले में उसको बिरयानी और कीमे के नान के अलावा कुछ नहीं मिलता। और उसका भी अगर हम कहें कि जीने का हक है तो गलत नहीं होगा, उसको जीने का हक है, उसका भी हक है कि वो एक कामयाब और सेहतमंद एक आइडियल ज़िंदगी गुजारे, अपने बच्चों को एक आइडियल ज़िंदगी दे। लेकिन चूंकि वो इनकी नज़र में एक आम वोटर है और अगर एक आम वोटर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने लगा तो फिर सफ्तर अवान जैसे लोगों का क्या बनेगा? गौर कीजिए मेरी बात पे। अगर एक आम वोटर की ज़िंदगी अच्छी हो गई तो फिर ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए तो आम वोटर एक टिश्यू पेपर है जिसको इस्तेमाल करके फेंक देंगे साइड पर। खैर, ये हज़रत क्या फरमा रहे थे कि जी मरियम नवाज़ सफदर साहिबा की गाड़ी पर ऐसा हमला हुआ कि जी सफदर साहब को कहना पड़ा कि ये मीर मुर्तज़ा भुट्टो का एक्शन रिप्ले हो रहा है। सर, कितने अफराद उस हमले में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे? कोई बताना पसंद करेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सब ज़ख्मी या गिरफ्तार हुए,
लेकिन इसी शहर लाहौर में अब मैं आपको ज़रा याद करवाती चलूँ, एक वाक़या ऐसा भी हुआ था जब दिन दहाड़े 14 अफराद जिनमें हामला ख़वातीन भी शामिल थीं उनको मार दिया गया था। मारने वाले पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में थे। पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में बराह रास्त गोलियां चलाई गईं। क्या कहते थे वो आवाज़ें इनकी, क्या ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्होंने वट्टे नहीं देने, इन्होंने गोली देनी है। क्या कसूर था जिन्हें आपने गोलियां मारनी थी, जिनमें मासूम निहत्ते अफराद मारे गए? उस वक्त कहाँ मर गई थी सफदर अवान साहब की इंसानियत? कहाँ दफन हो गया था सफदर अवान साहब का ज़मीर? ये जो कंधे पर रुमाल डाले अल्लाह अल्लाह करते दिखाई दे रहे हैं, कहाँ थे ये उस वक्त? उस वक्त मीडिया पर आकर क्यों एक भी बयान ना दिया इन्होंने? क्यों खामोश हो गए? 11 अगस्त को ज़ख्मी होने वाले इंसान थे क्योंकि वो मरियम नवाज़ के साथ नैब अदालत गए, और 17 जून को मरने वाले 14 अफराद क्या जानवर थे, इंसान नहीं थे? क्या वो लावारिस थे? क्या दरिंदे थे? क्या वतन दुश्मन थे? क्या रियासत के बागी थे? क्या मुसल्ला थे? आज ये सफदर अवान जो 11 अगस्त का रोना रो रहे हैं, ये 17 जून को क्यों खामोश रहे? क्यों इन्होंने एक लफ्ज़ तक कहना मुनासिब ना समझा? क्यों इन्होंने ज़बान पर ताला लगाए रखा? क्या वजह थी कि इनके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला? यही शहर था, यही पुलिस थी, यही लाहौर था, इसी के अवाम थे, इंसान थे, उन्हीं का कत्लेआम हुआ, और उस वक्त सफदर अवान साहब खामोश रहे, कुछ ना बोले। क्योंकि अगर वो बोलते तो नुकसान किसका होता? डरती नहीं मैं आपसे, खुलकर बात करूंगी। नुकसान होता आपके सुसर का और आपके सुसर के भाई का, यानी उनकी हुकूमत का। इसलिए सफदर अवान साहब खामोश रहे। उस वक्त उनको खामोशी में अपना फ़ायदा नज़र आया, मुफाद नज़र आया। उस वक्त सफदर अवान साहब को ज़बान बंद रखने में अपना फ़ायदा नज़र आया, और इन्हें चुप रहना ही बेहतर लगा क्योंकि इसमें उनका सियासी फ़ायदा था। इसलिए उन्होंने कहा खामोशी रहता हूँ, कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं। बात करते हैं लोग इंसानियत की। पता है आप लोगों को इंसानियत होती क्या है? ना इन्होंने कोई एहतजाज किया, ना कोई FIR करवाने गए, ना एक लफ्ज़ उनके लिए कहा, ना उन मरने वालों के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया, ना उनके साथ इज़हार यकजहती किया, खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन आज क्योंकि इनका फ़ायदा हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बोलने में है, क्योंकि इनका सियासी फ़ायदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने में है, क्योंकि इनका सियासी फ़ायदा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानात देने में है, क्योंकि इनका सियासी फ़ायदा और मुफाद इमरान खान को नीचा दिखाने में। इसलिए आज सफदर अवान खामोश क्यों रहेंगे? आज तो बोलेंगे, जो जो बोल सकते हैं बोलेंगे, बगैर सोचे समझे बोलेंगे। आज सफदर साहब आपको गली मोहल्ले मोहल्ले हर कोने पर नज़र आएंगे, आपको हर मोहल्ले में ही आवाज़ें लगाते हुए दिखाई देंगे। आज सफदर अवान साहब अपने फ़ायदे के लिए नंगे पैर भी अगर अदालत जाना पड़े ना तो जाएंगे, क्योंकि ये मुफाद परस्ती के ग़ुलाम है। और ये दोहरे मयार रखने वाले हर उस फ़र्द के ख़िलाफ़ बात करेंगे, हर उस फ़र्द के जो इमरान खान का साथ देगा या इमरान खान साहब के लिए नेक तमन्नाएं रखेगा। देखिए ज़रा नया। मैं सिर्फ मौलाना जो तारिक जमील साहब हैं उनको मैं कहता हूँ, उस वक्त तो आप रो रो के दवाएं कर रहे थे, या अल्लाह इनू उत्तो भी संभाल, पिछों भी हिफाजत कर, दायों भी कर, बायों भी कर, अगों भी कर, पिछों भी कर। अगर आप उस वक्त हाथ उठाते, या अल्लाह ये उम्मत की बच्चियों की हिफाजत फरमा, तो आज आपकी दुआ कबूल हो जाती, वो बच्ची जुल्म का निशाना न होती। ये इस्लाम के जो स्टडी करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उसमें रिजवी है, खादम हुसैन रिजवी, वो बिक जाते हैं और मौलाना तारिक जमील साहब बहक जाते हैं। ये इस्लाम की खिदमत नहीं, हर एक ने अपने मसले की खिदमत शुरू की हुई। सफदर साहब जिनको नवाज शरीफ साहब से पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई है शायद, तो इन्होंने, आपको याद है, आस्ताना खोल लिया था। वो आस्ताना शायद चल रहा है अभी भी, तभी तो ये अब फतवे दे रहे हैं। अब ये देंगे फतवे कि कौन बहक जाता है, कौन बिक जाता है। जिनकी सफदर अवान साहब आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन है? उनको अल्लाह ताला ने मुआशरे में और दुनिया में कितनी इज्जत दी है, पता है आपको? जिनकी आप ये बात कर रहे हैं वो जो है ना, वो अपने बलबूते पर हैं एटलीस्ट। जिन मजहबी शख्सियात की ये सफदर साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना मुकाम अपने काम से बनाया है, इज्जत कमाई है। मौलाना तारिक जमील हों, खादिम हुसैन रिजवी हों, इन दोनों शख्सियात ने अपने काम से अपना नाम बनाया है। उनके माशरे के इस्लाम में बहरहाल एक किरदार है, उनको बहुत लोग सुनते हैं, उनको बहुत लोग चाहते हैं,
जब भी किसी महफिल में जाते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, जब भी किसी जगह जाते हैं तो लोग सारे काम छोड़कर उनके पास चले जाते हैं, जब भी लोग कहीं बैठे हों तो लोग सिर्फ उनको सुनना चाहते हैं। और आपकी क्या हैसियत है? आप कौन है? क्या करते हैं आप? क्या काम है आपका आजकल आस्ताने के अलावा? आप किस मुंह से इन मजहबी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपकी हैसियत मेरे ख्याल से मुझे कौम को बताने की ज़रूरत नहीं, कौम जानती है कि आपकी क्या हैसियत है। आपकी अहलिया, आपका नाम, ये बड़ी मैं कड़वी बात कर रही हूँ लेकिन सच तो कड़वा होता है, हजम कर लेंगे ना आप। आपकी अहलिया आपका नाम तक तो अपने साथ नहीं लगाती, आपको अपने ससुराल में बैठने की जगह तो सही से मिलती नहीं है। आप इतने बड़े आलिम दीन पर फतवेबाजी करेंगे? मौलाना तारिक जमील को जानते हैं आपके कौन है वो? उनकी अहमियत का अंदाज़ा है आपको सफदर अवान साहब? उनकी हैसियत का आपको पता है? आपको शर्म नहीं आती? आप अपने सियासी इख्तलाफात, नजरियाती इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर किसी को बिका हुआ, किसी को बहका हुआ कह रहे हैं, जबकि आपकी नून लीग में कोई हैसियत नहीं है। आपकी नून लीग में कोई हैसियत नहीं है और ना ही शरीफ ख़ानदान में आपकी कोई हैसियत। ये वो सच है तो सबको पता है। आप तो आज भी एक गार्ड बने हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और नून लीग के बड़े लोग गिरफ्तार हुए, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए, दीगर भी हुए। मरियम नवाज साहिबा ने उनकी तस्वीर अपने ट्विटर की डीपी बना ली, मतलब इज़हार एकजहती कर रही थी उनके साथ। आप गिरफ्तार हुए, आपकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई आपकी बेगम साहिबा ने? इस बात का जवाब है आपके पास? मैं आपको जवाब देती हूँ। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मौलाना तारिक जमील अगर नवाज शरीफ से मुलाकात करें तो वो सिराते मुस्तकीम पर है। मौलाना तारिक जमील अगर कुलसूम नवाज साहिबा की नमाज जनाजा पढ़ाएं तो यकीनन राह हक पर है। मौलाना तारिक जमील साहब अगर नवाज शरीफ की इयादत करें तो एक हकीकी और सच्चे आलिम दीन। लेकिन अगर मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान के लिए दुआ करें, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें, तो वह बहके हुए भी हैं और यकीनन आपके मुताबिक बिके हुए भी हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अल्लामा खादिम रिजवी अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज करें या सख्त बात करें तो वो नेक सीरत, नेक नीयत और उम्दा शख्सियत है। और अगर वही अल्लामा खादिम रिजवी साहब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात कर दें तो बहके हुए भी हैं और बिके हुए भी होंगे, क्योंकि हज़रत नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत कैसे होगी किसी की? वो तो फिर बिक गया आपके मुताबिक, वो तो बहक गया आपके मुताबिक। कौन लोग हैं आप भाई? कहाँ रहते हैं? कैसी बातें करते हैं? मौलाना तारिक जमील साहब या खादिम रिजवी साहब हों, उनको सबसे पहले ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस कौम को मुफाद परस्तों के इस टोले से छुटकारा दिलाए। अल्लाह ताला इस कौम को लूटने वालों से निजात दिलाए। अल्लाह ताला इस कौम को इसका वो पैसा वापस दिलाए जो इस कौम से लूटा गया, छीना गया, चोरी किया गया। और जिन लोगों ने पैसा खाया उनको निशाने इबरत बनाए। आप अपनी सियासत इतनी ज़्यादा इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाते हैं, इतनी गिरी हुई बातें करना शुरू कर देते हैं। इसका अंदाज़ा मुझे पहले से था, लेकिन अफसोस ये कि ये दोनों जो आलिम दीन है, मजहबी शख्सियात हैं, इनके बारे में भी आप लोग बातें करने पर आ जाते हैं। बहुत बड़ी इनके फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी इनकी फॉलोशिप है। लोग इनको इनकी दीनी खिदमात की वजह से जानते हैं। इनके क्रेडिट में बहुत कुछ है। लोग इनको सुनते हैं, लोग इनको सुनना चाहते हैं और लोग इनसे बगैर किसी शक व शुबे के लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लोग इनको अपनी महफिलों में दावत देते हैं। नज़रियाती जो इख्तलाफात हैं या सियासी इख्तलाफात हैं, उनकी बुनियाद पर आप किसी आलम दिन को बिका हुआ कह दें या बहका हुआ कह दें, ऐसे नहीं चलेगा सफदर साहब, ऐसे चल ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हैं किसी आलिम दिन को बिका हुआ, बहका हुआ, चूँकि उसका नज़रिया आपसे नहीं मिलता? यानी जिसका नज़रिया आपसे मिलेगा, जो आपकी, आपके ससुर की, आपके ससुर के भाई की, आपकी नून लीग की तारीफ़ करेगा, जिस नून लीग में आपकी कोई हैसियत नहीं है, वही आपकी नज़र में एक आलिम दीन भी होगा। क्या फ़लसफ़ा है आपका? क्या नज़रिया है आपका? आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप किसी आलिम दीन को बिका हुआ या बहका हुआ कहें। और आपकी यही बातें बताती हैं कि आप लोगों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं कि आप जिंदा कौम हैं। देखिए, हम जिंदा कौम हैं, हम किसी को अपने साथ ज़्यादती नहीं करने देंगे। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ
अगर किसी के जहन में उसके ओहदे का गुबार है तो वो निकाल दे। वो रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि हमारे ऊपर एक साया है, वो इंसाफ का साया है, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ का साया है। ऑनरेबल बड़े जुर्रत वाले चीफ जस्टिस हैं। जिंदा कौमों की तामीर आप जैसे लोगों के हाथ में होती अगर, तो अब तक यकीन जानिए क़यामत आ चुकी होती। 3 बार हुकूमत मिली, 3 बार, और 3 बार तख्त इक़्तिदार मिला। ना मुल्क बना सके, ना कौम बना सके। और ठीक ही कह रहे हैं शायद ये ज़्यादती आप जैसे लोगों के साथ कहाँ होती है। आप लोग तो मुजरिम भी हों तो भरपूर प्रोटोकॉल में आते हैं, आप लोग जुर्म भी करते हैं, मुजरिम भी हों तो लाओ लश्कर के साथ आते हैं। आप लोगों पर बड़े से बड़ा इल्ज़ाम भी हो तब भी आपको मुश्किल से ही कोई इदारा पूछ सकता है। आप लोग इतने ताकतवर हैं कि सरेआम फ़ख्र के साथ कौम के पैसे अपने इलाज पर, अपने घर की आराइश पर, अपनी हिफाजत पर, अपने लाओ लश्कर की तादाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपके साथ हो सकती है, आप जैसे बेशरम लोगों के साथ कौन करेगा ज़्यादती? आप लोग तो ज़्यादती करने वालों में से हैं। और दूसरी बात, आप फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट आपके सर पर साया हैं, बहुत जुर्रत वाले हैं। बेशक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार अपने सुसर के भाई की बात ज़रा सुन लें जो आपने शायद नहीं सुनी। वो कुछ और ही फरमा रहे हैं, देखिए ज़रा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे। वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीजुद्दीन के केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा, और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नजरिया जरूरत को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, नजरिया ज़रूरत ये होता क्या है? ये वो होता है जो आपने सफदर साहब से सुना, और वो होता है जो आपने शहबाज शरीफ साहब से सुना। सफदर साहब क्यों चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की तारीफ़ कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। और शहबाज शरीफ साहब क्यों अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान लगा रहे थे? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को मज़ीद रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अब सफदर अवान साहब इसलिए अदालत को इंसाफ का मरकज़ कह रहे थे क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से नून लीगियों को ज़मानतें मिली और मेरिट पे मिली होंगी। हम बिल्कुल उन ज़मानतों का भी खैर मकदम करते हैं क्योंकि हम अदलिया का एहतराम करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अदालती निज़ाम में नक्स इसलिए निकाल रहे थे, इसलिए गिनवा रहे थे क्योंकि उनको नवाज शरीफ के मामले पर अदालत से कोई आसानी मिलती दिखाई नहीं दे रही। और जब इनको आसानी ना मिले तो फिर अदालत बात ना करें, ऐसा हो सकता है? इनको तो वही अच्छा लगेगा ना जो इनके लिए आसानी पैदा करे। ये होता है नज़रिया ज़रूरत। जब आपका मुफाद होता है तो आप अदालत के मुहाफ़िज़ बन जाते हो, और जब आपका नुकसान होता है यानी फ़ैसला आपकी पसंद का नहीं होता, आपकी मर्ज़ी आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होता, तब आप अदालतों पर हमले करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं, तनकीद के नश्तर बरसाते हैं, अल्फाज की बुछाड़ कर देते हैं बगैर सोचे बगैर समझे। आपको नज़रिया ज़रूरत की कुछ और झलकियाँ मैं दिखाना चाहती हूँ, ज़रा क्लिप देखिएगा। आज मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ख़तरे में है और मजबूत भी। आज अदालतें बेहतरीन भी हैं और बदतरीन भी। लाहौर में इंसाफ का निज़ाम मजबूत है और अदालतें आज़ाद हैं क्योंकि नून लीग के कई रहनुमाओं को लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मिली हैं, लेकिन यही अदालतें इस्लामाबाद में कैद हैं। गौर कीजिएगा मेरे अल्फाज पे नाज़रीन, इंसाफ फराहम नहीं कर रही क्योंकि नून लीग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये होता है नज़रिया ज़रूरत, जिसके तहत नून लीग ने हमेशा अपना नज़रिया बदला, जिसके तहत कभी नून लीग अदालतों के साथ रही तो कभी अदालतों पर हमला किया। डिपेंड करता है कि अदालतें इनके हक़ में फ़ैसला करती हैं या इनके ख़िलाफ़। ये होता है वो नज़रिया ज़रूरत जिसके तहत जब मॉडल टाउन में 14 अफराद का कत्ल हुआ तो सफदर अवान साहब खामोश रहे, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने लाओ लश्कर समेत नैब की अदालत पर हमला किया तो यही सफदर अवान साहब गले में बाकायदा ढोल डालकर इंसानियत का रोना रोने आ गए। इसी को तो कहते हैं मुफाद परस्ती। और क्या होती है मुफाद परस्ती? खुद गर्जी, जिसकी भेंट हमारा मुआशरा और ये सियासत चढ़ते जा रहे हैं।
इसी मुफाद परस्ती का अमली मुजाहरा देखा गया APC होने से पहले एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां वो तमाम अफराद इकट्ठा हुए जो कई बार हुकूमत में आ चुके हैं और कुछ तो अभी भी हुकूमत कर रहे हैं, और मुल्क का जो हाल किया वो आपके सामने है। अब मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह इस कौम को मुफाद परस्तों से महफूज रखे, वरना मुल्क को नहीं चलने देंगे। मुल्क वैसे ही चलेगा जैसे चला रहे हैं इतने अरसे से, और ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, जो मुल्क और कौम के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम देते हैं उनको हम लेजेंड कहते हैं, और ये लेजेंड लफ्ज़ किसी के नाम के साथ लग जाए आसान नहीं होता। पता नहीं कितनी अचीवमेंट्स होती हैं, कितनी कुर्बानियाँ होती हैं, पैरों में कितने छाले पड़े होते हैं ये लेजेंड लफ्ज़ अपने नाम के साथ लगाने से पहले। और ये लेजेंड हमारा कौमी असासा है, इनकी कदर करना बहैसियत कौम हम पर फ़र्ज़ है, उनकी हौसला अफजाई करना, उनकी इज़्ज़त करना हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम अपने लेजेंड्स को वो इज़्ज़त ना दे सकें जिसके वो मुस्तहिक हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, तो यकीन जानिए, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, अगर हम उनको वो इज़्ज़त ना दे सकें लेजेंड्स को जो वो डिज़र्व करते हैं, तो बदकिस्मत वो नहीं है, वो तो लेजेंड है, बल्कि हम बदकिस्मत हैं कि हमें उनको इज़्ज़त देना ना आई। एक ऐसी लेजेंड जिन्होंने कई ड्रामों में काम किया, जिन्होंने कई सालों तक पाकिस्तान की खिदमत की, बेहतरीन बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए, और सबसे बड़ी बात इनका अंदाज़े बयां, जब ये गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज की अदायगी, क्या बात है। मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अफसोस ये है कि उनकी हौसला अफजाई कैसे की गई। सरकारी टीवी में, PTV में उनको बुलाया गया और वापसी पर आप ज़रा सुनिएगा, 620 रुपये का चेक दिया गया। 620 रुपये, सोचिए ये मामला क्या है। ये जानने के लिए वही लेजेंड मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जनाब मोहतरम राशिद महमूद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई एम स्पीचलेस राशिद साहब, मतलब 620 रुपये का चेक आपको दिया गया। मैं चाहती हूँ आप नाजरीन के साथ, अपने फ़ैन्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करें कि आपको 620 रुपये का चेक किस चीज़ के लिए दिया गया था, और प्लीज़ आप अपने अल्फाज में। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं बेटा आपका शुक्रगुजार हूँ, और बोल का और तमाम मीडिया का मेरे मुल्क का है। मेरे इस दुख को उन्होंने ऐसा शेयर किया, और मेरे ही मौक़िफ़ को उन्होंने सबने सेकंड किया। मैं बड़े शॉर्ट लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ हुआ क्या है। PTV तो को काम पिछले 2 सालों से कोई ड्रामा वामा तो होता नहीं, तो मेरा काम तो ड्रामा है, मैं और तो कुछ करता ही नहीं हूँ, या मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, ऑडियोग्राफर हूँ, इस तरह के काम होते हैं मेरे। पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे इस मुहर्रम के दिनों में बुलाया, तो मैंने कहा कि जी क्यों, कि राशिद साहब आपने मर्सिया अनीस जो है उसको पढ़ना है। अब बेटा मर्सिया अनीस जो है ये एक ऐसी सिंफ है जिसके लिए आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एक वो कनेक्शन होना चाहिए। बड़ी प्यारी बीइंग ए मुस्लिम, उसमें को माली मनफियत के लिए कोई भी नहीं पढ़ रहा होता। बड़ी प्यारी बात, बिल्कुल। मुझे बुलाया, और मेरे दिल दिमाग में, मैं और PTV पे जो पिछली कई दहाइयों से उनके जो मोटिवेशनल स्लोगन्स बोलता हूँ लोगों के लिए, 14 अगस्त पे, यौम दिफा पे, ईद पे, शबरात पे, मुख्तलिफ जो PTV के मुख्तलिफ सेगमेंट्स या मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम होते, तो मैं उसका कोई पैसा तो नहीं लेता। ये कोरोना की वबा जब से आई, मैंने एक नहीं को 50 मुख्तलिफ स्लोगन्स होंगे जो अवेयरनेस के लिए लोगों को उसके, तो मैंने उसका कभी कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी आर्टिस्ट ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं अपने लोगों को, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो इसीलिए मुझे बुलाया। मैं गया, मर्सिया रिकॉर्ड हो गया, 9वीं और 10वीं मुहर्रम को चला भी गया, और मैं आ गया। मेरे दिल दिमाग में नहीं था कि इसकी कोई पेमेंट वगैरह, तो ना मेरे कोई ख्वाहिश भी नहीं थी। मुझे एक चेक मिलता है 620 रुपए का। मैंने अपने असिस्टेंट से पूछा कि अमर ये मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये चेक काहे का आ गया? उसने पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट कहता, बाबा ये जो आप मर्सिया वहाँ पढ़ के आए, रिकॉर्ड करवा के आए, ये जो ये उसकी पेमेंट है। तो मैंने कहा कि यार ये 500 रुपया जो है इस 620 में, तो वो एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिसको मिला होता है,
उसका एक इंसेंटिव है जो मेरे मुल्क में 500 रुपया देते। ठीक है। तो जी। उन्होंने वो है, और उसके बाद उस मरसिए का मुझे 120 रुपए। मेरा सवाल उनसे सिर्फ यही जी, था जी। कि पूरे मुल्क में जिन्होंने पढ़ा उन सबको 120 रुपए ही दिए आपने। जी। इसका जवाब कोई नहीं था उनके पास। मैं हर्ट हुआ। मैंने अब मेरे इस कैथारसिस के लिए मुझे कोई फ़र्द नहीं मिल रहा था किससे मैं अपनी ये बात करूं कि यार ये इस आलम पीरी में पूरे 40 साल से मेरी पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान टेलीविज़न पे, और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न हूँ। बड़ी प्यारी बात। आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट जो लेजेंड्स हैं, आप लोग खुद पाकिस्तान टेलीविजन है। पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी होता ही ना अगर आप लोगों ने वहां पे खिदमत अंजाम ना दी होती। शमून अब्बासी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर अदाकार हैं। शमून साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राशिद महमूद साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियोज में। आपने मामला सुना होगा कि 620 रुपए का चेक इनको दिया गया पीटीवी की जानिब से। क्या कहेंगे आपके इतना सीनियर अदाकार जिनको हम लेजेंड कहते हैं, लेजेंड लफ्ज़ अपने नाम के साथ लगाना आसान नहीं होता। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि पैरों में छाले पड़े होते हैं, कभी देखिए तो सही कि लेजेंड कोई बनता कैसे है। तो ये तो बड़ा तज़हीक अमेज़ रवैया है कि 620 रुपए का चेक दे दें आप। जी शमून हमें सुन पा रहे हैं? शमून शायद हमारे साथ नहीं है, उनको आवाज़ नहीं की। जी रज़ा दोबारा उनको कॉल पे लेने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपकी तरफ आती हूँ राशिद साहब, जैसे वो कॉल पर आते हैं हम दोबारा बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पीटीवी में मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती, मैं भी नहीं करना चाहता। आप भी नहीं, बिल्कुल आप भी इतने सीनियर, आप बिल्कुल आप अपना सिर्फ मामला आपने शेयर कर, बहुत अच्छा किया। अच्छा लगा कि आपने अपने फॉलोअर्स अपने फैंस को इस काबिल समझा कि आपने कैथारसिस किया अपना। मैंने डॉक्टर साहब मैंने एक सिस्टम कि कौन है ये जो बांट करता है। अच्छा राशिद साहब, ये शमून साहब हमारे लाइन पर है। शमून आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको पहले मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। राशिद महमूद साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। 620 रुपए का इनको चेक दिया गया पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से। कैसे देखते हैं एक लेजेंड की, ये मेरे ख्याल से उनके साथ एक तज़हीक आमेज़ रवैया है ये। की आवाज़ नहीं आ रही जी शमून आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी बिल्कुल मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मुझे दोबारा रिपीट करेंगी, कुछ बोलेंगी प्लीज? अच्छा मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ। शमून राशिद महमूद साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। पीटीवी का मामला आपके सामने है। 620 रुपए का इनको चेक दिया गया, मतलब अब लेजेंड्स की इस तरह तज़हीक की जाएगी? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि ये पहली बात तो ये कि हम इसको इस तरह राशिद भाई के लिए बिल्कुल तजलील का वर्ड ना इस्तेमाल करें, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को इतना ये वर्ड्स हमें राशिद भाई के साथ देखें। जिल्लत इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में, और राशिद भाई को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल। जी जी मैं जी ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी गलती है जिसको शायद मुझे लगता है राशिद भाई की वजह से, राशिद भाई वाज चोजन टू एक्चुअली रेज दिस पॉइंट, और अल्लाह ताला ने अल्लाह मियां ने राशिद भाई की वजह से इस बात को कि ये जो नाइंसाफियां हैं छोटी छोटी या गलतियां हैं या क्लैरिकल मसला जिसको ये लोग इन लोगों ने कहा है, वो मामला राशिद भाई ने उजागर कर दिया है। और कभी ना कभी ये होता है कि कोई वाकया होता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो राज होता है या एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि यार ये फंक्शन किस तरह करती है, कोई मैकेनिज्म क्या है पीटीवी की या किसी की, आज वो सामने बातें आ गई। अच्छा शमून सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक जरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपने कहा ये गलती है, क्लैरिकल मिस्टेक आपने इसको बोला। ये गलतियां ये मॉर्निंग शो एंकर्स के साथ क्यों नहीं होती? ऐसे प्रोग्राम्स है वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड, मतलब सबको पता है, आप भी छोटी सी फील्ड है, वहाँ पे लाखों में पैसे दिए जा रहे होते हैं, और एक इतने सीनियर लेजेंड को आप 620 रुपए का चेक देते हैं, तो फिर इसको तज़हीक आमेज़ रवैया नहीं कहेंगे शमून, तो क्या कहेंगे? आप वो मॉर्निंग शो एंकर्स जैसा क्या करते हैं जो राशिद महमूद नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब आप मुझे 1 मिनट दें। शमून बात सुनो मेरी। जी राशिद को कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट मेरी बात सुन लो। आप भी टीवी पे काम करते हो, मैं इस आलम पीरी में मुझे 40 बरस हो गए। मैं उनके तमाम असरार और रमूज जो हैं उनका शनासा हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ। आप जब टीवी पे किसी को बुलाते हो तो एक फिजिबिलिटी बनती है, उस फिजिबिलिटी में किस किस को कौन रिक्वायर है उसका एक बजट बनता है, फिर उसके बाद उसकी एक अप्रूवल होती है, और ये टोटल प्रोसेस जो है ये ब्लैक एंड वाइट होता है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड होता है, चल जाता है, फिर ये अकाउंट सेक्शन में जाता है। आप उस
उन्होंने कह दिया कि जी मिस्टेक हो गई। उसके बाद मुझे 9,600 का एक और चेक भिजवा दिया गया। कौन ऐसा साहिब इख्तियार है जो उनकी मिस्टेक पे उसी प्रोग्राम में मैं बैठा हूं तो मुझे 20,000 रुपये देते हुए जान निकल रही है, और मेरे सामने जो 3 बैठे हुए जिनके उनके मोहल्ले में कोई नहीं जानता, ये 2-2, 3-3 लाख, क्या ये हुआ नहीं है? आप शनासा नहीं हो? या जितने टीवी पे काम करने वाले हैं, मैं पैसों के लिए नहीं चीखा हूं, मैं अपनी उस डिग्निटी, अपने उस वक़ार के लिए चीखा हूं कि हु आर यू? अब कौन हो मेरी इंसल्ट और बेइज्जती कर? मैंने कब मांगे थे पैसे? पॉइंट के बिल्कुल। जी शमून, आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी शमून। मुकम्मल होने देंगे तो मैं बात को मुकम्मल करूं। मैंने कहा ये जी, वो जी। बात है जो इन लोगों ने करके अपने सर से एक बात को उतारा कि जी क्लैरिकल मिस्टेक है, और ये और राशिद भाई की मौजूदगी ने और राशिद भाई के इस एक्ट ने कि उन्हें आगे बाकी मना किया है कि मैं अब काम नहीं करूंगा, इस बात से आज बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले हैं। ये बात समझें, मैं आपके साथ हूं। मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि राशिद भाई ये कोई मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, ना मैं पीटीवी में काम करता हूँ ना मेरा ताल्लुक है। राशिद भाई के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल बाप बिल्कुल, बेटे आपने वाला, अपनी राय ये का इजहार जानते किया हैं। शमून, हम आपकी राय का भी एहतराम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान, और मेरे साथ मौजूद है लेजेंड अदाकार जनाब मोहतरम राशिद महमूद साहब। राशिद साहब, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और सदीक जान हमारे खुसूसी नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक बहुत अच्छा कवरेज करते हैं बहुत सी चीज़ों का, कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर इनकी पहचान है। मेरे प्रोग्राम में थर्ड सेगमेंट में हमेशा बैठते हैं। सदीक, आपने भी सुना इनका मामला कि राशिद साहब एक लेजेंड है, हम इनको इतनी देर से देख रहे हैं टीवी पर। आपको पता है कि ये पीटीवी में गए एक प्रोग्राम के लिए, उनको 620 रुपये का चेक दिया पीटीवी ने। ये क्या इतने बड़े लेजेंड की तज़हीक नहीं है, तजलील नहीं है कि आप उनको 620 रुपये का चेक दे रहे हैं? फिर उसी पीटीवी में किस तरह बंदर बांट होती है चीज़ों की, आपको भी पता है कि जो हम पीटीवी देखें ना देखें, पीटीवी पे कुछ दिखने के काबिल हो या ना हो, लेकिन हमने अपने बिल में पीटीवी के लिए पैसे देने हैं। तो फिर वो जो पैसे वो कहाँ जाते हैं? यानी जो आपकी पसंद की हायरिंग्स होती हैं, आपके जो मंजूर नज़र लोग होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं लाखों के हिसाब से, और जो सही डिजर्व करने वाले लोग हैं, लेजेंड्स हैं, जिन्होंने पीटीवी को पीटीवी बनाया, उनको आप 600-700 रुपये दे के भेज देते हैं। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत भी है, और यही जो आपने ख़ुद अपने इंटरव्यू में कह दिया है, एक तरह से जो सारे सवालात इस सारे मामले पे उठते हैं कि अगर आप सैलरीज देखें, जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी आप सैलरीज देखें, और अभी तो आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि उन्होंने जिस तरह से कुछ जो है तकर्रियों को कलअदम करार दिया है। ये बहुत अफसोसनाक है कि वो पीटीवी जो आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, जो हमारे पैसों से चलता है, वहाँ पर हमारे जो जिन लोगों को हम देखना चाहते हैं, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं, उनको इस तरह से 600 रुपये का चेक भेजना इंतहाई जो है वो शर्मनाक है। मेरा ख्याल है आप बात करें, हम सुनना चाहेंगे कि सर इस पर क्या कहते हैं, और आज इनको ज़्यादा सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राशिद साहब की तरफ में आना चाहूंगी। ठीक है जी राशिद साहब, ये जिस तरह आप शमून ने बोला कि ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, मुझे जरा समझाइएगा। मेरी समझ में मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ, उन्होंने अपने राय दी, ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है? मैं अर्ज करता हूँ बेटा, टेलीविजन का कोई भी काम जो होता है ना, वो किसी भी नहज पे जो प्रोडक्शन हो रही होती है, वो उसका एक सिस्टम है, फिजिबिलिटी है, सही, इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, डिमांड है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, उससे उसको इजाज़त मिलती है, फिर उसमें उसकी बजटिंग होती है कि इसमें कौन कौन क्या है, वो फिजिबिलिटी जो है वो भी प्रोड्यूसर बनाता है जो उस प्रोग्राम को करना होता है। फिर उसमें सारे के सारे मामलात कि इसमें ये इसकी प्रोडक्शन में पैसे रिक्वायर हैं, ये टैलेंट फीस होगी, इस तरह ये सारी की सारी चीज़ें होती, फिर उसकी अप्रूवल होती है, फिर उन लोगों को कांटेक्ट किया जाता है जिनसे आपने बात कर रखी होती है। तो ये एक सिस्टम के तहत होता है सारा। मेरा एतराज़ सिर्फ ये है, मैं नहीं शायद मुझसे छुपा नहीं हुआ, मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर में उस वक्त भी एक शनाख्त रखता था, लोग मेरी आवाज़ से पहचानते थे कि राशिद महमूद बोल रहा है। आज भी पहचानते हैं वो मुझे। मेरे सामने पीटीवी बना रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, सबसे पहला पाकिस्तान में। अब मुझे सिखाने निकले हो यार, ये जुगाड़ के इनके
खांचे होते हैं जिसमें ये करते हैं और क्या क्या कुछ। मैंने भूल गया कि ऑन फुट यार मैं इस में रफड़ में नहीं पड़ता। मैंने इनसे गुजारिश की, इनके एमडी साहब से, जब मेरी फ़ोन पे बात, उनका फ़ोन आया मुझे, तो मैंने उनसे कहा कि ये क्यों हुआ सर। उन्होंने कहा बस हो गया यार को कैसे, तो मैं माजरत करता हूँ। मैंने कहा कि आप माजरत कर रहे हैं, मैंने आपकी माजरत कबूल कर ली। आप जहाँ ये हुआ ये सारे का सारा वाक़या, आप उनसे एक तो पूछे कि ये क्यों हुआ, किसने किया ये सारे का सारा, और फिर उन सब से कहें कि वो मुझसे माजरत करें, मैं माजरत कबूल कर लूँ। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मयार कैसे सेट किया जाता है कि क्या फॉर यही एग्जांपल तो खराबी है। चाहती हूँ, नाज़रीन को भी समझाना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब, कि- यही तो खराबी जी, है राशिद कि साहब। यहाँ जो पसंदीदा है, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका महीने महीने का पैकेज 60 लाख रुपए का हुआ है। यही तो रमजान मैंने ट्रांसमिशन सवाल का, उठाया फलां कि- का, फलां का, बिल्कुल, फलां बिल्कुल। का। आप ये और- मॉर्निंग शोज देख लें। हाँ। अभी मॉर्निंग शो वाले क्या 620 रुपए लेते होंगे एक नो, दिन का? ये मैं नाजरीन पे छोड़ती लाखों हूँ। का, लाखों का। आप क्या मुझसे 620 रुपए में मॉर्निंग शो एंकर एक दिन का प्रोग्राम करती होगी 2 घंटे का? डॉक्टर साहब, ये जो एक उसको अपने अख्तियार को जो आपको दिए, उसको अनड्यू इस्तेमाल किया गया और पिछली कई दिहाइयों से होता चला आ रहा है। कोई एहतजाज नहीं किया, मैंने कर दिया, उस पर मिर्चें अच्छा लगी राशिद हुई साहब, थोड़ी सबको। चीज मैं जो समझना चाहती हूँ, आप प्लीज जरा रहनुमाई कीजिएगा, मेरी भी, सदीक की भी, देखने वाले नाजरीन की भी, मेरी जो पूरी टीम पैनल जो आपको सुन रहा है। जी। ये जो कैटेगरीज बनाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने भी पीटीवी में 2 साल काम किया एज अ न्यूज एंकर, लेकिन मेरी हायरिंग जो पैकेज होता है, मैं सैलरी लेती थी उनसे महाना। जी। आप जो आर्टिस्ट होते हैं, आप लोग पर प्रोग्राम इस तरह हमारा के भी चेक पर एपिसोड- पर एपिसोड भी चूंकि होते मैं हैं। तो ठीक ड्रामा है, आर्टिस्ट ठीक है। हूं ना, मेरा हम- तो मतलब मैंने तो एज एन एम्प्लॉय काम किया, जैसे न्यूज जी, एंकर पूरे महीने की सैलरी उसमें लेते भी हैं। क्या होता अब है? इसमें कैटेगरीज कैसे होती हैं कि किसका चेक ए कैटेगरी वाला बनेगा, किसका भी, मैं तो आपकी तो फिर ए प्लस मैं कैटेगरी बननी चाहिए ना। मैं बताता हूँ ना बेटी, मैं बताता जी, हूँ क्या प्लीज, होता है। प्लीज। अब जिस नहज पे जो मेरी पार्टिसिपेशन है, मेरे हमसरों की है, मुझसे जो सीनियर्स हैं, वो सारे के सारे इस मुल्क के लिविंग लेजेंड्स हैं। उन सब की जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस मुल्क ने दे दिया, तो इट मीन्स कि उसको मान लिया गया ना, उसकी प्रिविलेजेस विदाउट एनी डाउट एक आम आदमी से कंपैरेटिवली बिल्कुल। ज्यादा होती है। बिल्कुल। वही सारा उनका वो बनता है, उनकी पेमेंट का हिस्सा। इस मुल्क में क्या है, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, मैं शरीफ आदमी, हमारे टेलीविज़न के लीड रोल की जो मेन ड्रामा होता है उसकी फ़ीस है 10,000 रुपये। कई ऐसे प्रोजेक्ट हुए जिसमें मैंने इनकार किया कि मैं नहीं कर, बहाना बना दिया। उसमें वो लोग जिनको इस मुल्क में कोई नहीं जानता वो कौन है, इस्लामाबाद से प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उनकी फ़ीसें अप्रूव हुई होती है। जिस काम का मुझे 10,000 का सुना है कि राशिद ये हीर रांझा करना है, ये प्रोजेक्ट हम करने लगे, तुझे हम लीड फीस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे इल्म में था कि तो उसमें जो कैरेक्टर थे, मैंने कभी ज़िंदगी में उनको टेलीविज़न पे देखा ही नहीं हुआ, नए थे सारे के सारे। आपने किसी की 40,000, किसी की 30,000, किसी की 50,000 पहले से अप्रूव हुआ हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ जिसके अख्तियार में है वो अपनी मर्जी से बंदर बांट कर लेता है ना। यही मेरा ये एतराज, तो ये फिर काहे PTV का में सियासत सिस्टम है? है, खुलेआम सियासत है ये तो। ये कौन सा हक सिस्टम है? तलफी हो रही है कुछ लोगों की और कुछ को नवाजा जा रहा है। जिस सदीक आपकी तरफ आना चाहिए, आप तो हर खबर पे नजर रखते हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, बड़ी फॉलोइंग है सदीक की। सदीक की पीटीवी की आप कह सकते हैं कि जो बदतरीन इंतजामी नाअहली है, क्या इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इदारा जवाल का शिकार हुआ है? देखें, आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में हमने केस डिस्कस किया था अताउल्लाह कासमी साहब का, जिनको लगाया गया और करोड़ों रुपए की बंदर बांट हुई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए उनके रिहाइश भाई, का, अदवियात जहाँ पे मंगवाई उनको गई, उन्हें 2-3 पैसों रिहाइशें से दी घर गई में लिफ्टें लगवाई गई। और बिल्कुल घर में लिफ्टें, गाड़ियाँ और वॉशरूम के लोटे और बाल्टी से लेके किचन की नमकदानी तक जो है वो सरकारी पैसों से जो है फराहम किए गए। और हमने ये भी देखा कि उनको कॉन्फ्रेंसेस में जिनमें ज़ाती तौर पर उन्होंने जाना था, बच्चा बना लिया था अपना कि आपकी लिफ्टें भी वो लगा के देंगे, घर के लोटे भी आपके पीटीवी के पैसों से आएंगे। और ये जो पैसे दिए गए राशिद साहब को, इससे तो महंगी वो एक टैबलेट थी जो वो सरकारी खजाने से पैसों के से खरीदते थे और खाते थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि आपने जिस तरह से करोड़ों रुपए उनके ऊपर लगा दिए, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या उनकी सलाहियत क्या थी? बस सिर्फ ये थी कि नवाज शरीफ साहब के हक में कॉलम लिखते थे, और नवाज शरीफ साहब ने आके उनको लगा दिया और कहा कि जी ये बादशाह है, क्योंकि ये कॉलम लिखते तो ये सलाहियत थी उनकी। बस ये एफिलेशनों ने बर्बाद कर दिया ना हमें। जी जी, affiliation ने राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सदीक जी। सिद्दीक साहब, मैं आपको एक और थोड़ी सी वजाहत कर दूं। इसी चेक का जो 620 वाला है, जिसमें
मुझे उस पार्टिसिपेशन की 120 रुपये फीस दे रहे थे, 500 रुपये तो हर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को आप देते ही देते। उसमें जब मेरा एहतजाज, मैंने ये ऐलान कर दिया कि मैं पीटीवी पे काम नहीं करूँगा, तो एक 9,600 रुपये का एक और चेक मेरे पास आया हुआ है। अच्छा, वो क्या मामला है? कैसे बन गया भाई ये 9,600 एकदम से? ये सिस्टम सारे का सारा बर्बाद हुआ है। मेरी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि फॉर गॉड सेक फिजिकल इम्प्लीमेंट्स करें, ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। शिबली फराज साहब को उनके एमडी साहब के एक जुमले के जी वो हो गया कंप्रोमाइज़, कोई ऐसी बात नहीं, उस पर उनको यकीन आ गया। और मैं जो जिसकी पार्टिसिपेशन, अगर मैं रेडियो का टेनोर डालूं तो 70 बरस का मैं हो गया हूँ। 60 ईयर्स मेरी प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन इस मुल्क में। आप मुझे सिखाने निकल पड़े। मेरी बात आपने में से किसी ने नहीं सुनी। कब से मैं मुख्तलिफ तरह की बातों पर कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं हर्ट हो गया हुआ हूँ। मैं अब इस इशू को मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहा। मैं अपने उन तमाम मेहरबानों से, मेरे पाकिस्तानियों से, अब्रॉड के लोगों से, और बहुत बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल जो उस मुल्क का, उसने मेरे इस मौक़िफ़ की हमायत की। उसमें बड़ी मज़े की बात है, रिहाम खान जो हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं शनासा हूँ जैसे मुल्क के और लोग। सलीम साफ़ी साहब से मैं कभी नहीं मिला हुआ। मुबशर लुकमान साहब से मेरी है, अली ज़फ़र मेरे बच्चों की तरह, इसी तरह सब ने मेरे और सब लोगों ने उसकी हिमायत की है। तो मैं इस इशू को अब ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने जब जाना ही नहीं जिस उस इदारे में अब दोबारा ज़िंदगी में, तो गया जो हुआ। लेकिन जो मुझे गया। इस बात की खुशी है राशिद महमूद साहब, वक्त भी ख़त्म हो गया। सदीक, आप भी अग्री करेंगे मेरी बात से कि आपने कौम को अपना समझा, आपने हमें अपना समझा, बेशक, कि आपने बेशक। कैथारसिस किया। उन्होंने मेरा आपने दुख प्रोग्राम जो के है आगाज़ उसको में कहा कि बांटा मेरी मैंने नेशन में। कैथारसिस, हमारा फ़र्ज़ था ये, हमारा फ़र्ज़ था, हमारा कोई एहसान नहीं है आप पे। आप लेजेंड है, आपने मुल्क के लिए, आपने इस फील्ड में कितनी खिदमात अंजाम दी हैं, और आप लेजेंड हैं। बल्कि मैं उनके बिहाफ पे आज मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। तू तो मेरी कि आपका दिल भरा है। लाडले जो हैं उनमें से है, और हमेशा से। बहुत शुक्रिया, आई एम स्पीचलेस। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।